नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी यूपीपीएससी पर नज़र बनाए रखे होंगे। आरओ के री एग्ज़ाम की डेट या जो भी उसका मसला होगा सॉल्व हो जाएगा। उस पर नज़रों से अच्छा है कि अभी हम यूपी का जो स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम आ रहा है उस पर अपनी नज़रें गड़ाए रखें। और यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, कल एक वीडियो आया था जिसमें नेशनल इवेंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे उसका एक कंपाइलेशन आपको दे दिया गया था, चाहे वो पीडीएफ के थ्रू रहा हो या फिर वीडियो के थ्रू रहा हो। ठीक है, आज हम पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित एक साल के अंतर्गत जितना भी मटेरियल रहा है, जिसे मैंने दृष्टि आई करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे आर्थिक परिदृश्य हो गया, जैसे कि आप खेल कूद हो गया, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान इत्यादि को जैसे हमने इसमें टॉपिक में कवर किया है उसको हम प्रश्नों के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे, उससे संबंधित जितने प्रश्न पॉसिबल हैं उनकी प्रकृति को समझेंगे और ये लेक्चर 5 आपका होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इतना जो समय लगता है एक वीडियो को बनाने में, उसको क्वेश्चंस को क्रिएट करने में, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम और नए नए प्रकार के प्रोग्राम्स लेकर आएँ। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए, पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2023 में चीन द्वारा विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन प्रारंभ किया गया है। चीन की भूमिगत प्रयोगशाला 2400 मीटर गहरे और दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? एक और दो, केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये कब हुआ था? ये जो परिचालन प्रारंभ हुआ था प्रयोगशाला का, दिसंबर 2023 में हुआ। कहाँ? इसका नाम क्या है? चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड प्रयोगशाला। क्लियर है? स्थान क्या था? दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में और गहराई कितनी थी? 2400 मीटर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दोनों कथन आपके एकदम ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28, मैंने आपको बोला भी था COP28, 29, 30 जो भी है उनके बारे में थोड़ा देख लेना है आपको, कहाँ कहाँ कब आयोजित क्या होने वाला है या हो चुका है। तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है इस सम्मेलन में। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्या ये हमने देखा, इस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। COP29 यानी कि COP29 वर्ष 2024 में जापान में आयोजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं। 2-3 फैक्ट्स दिए गए हैं, केवल 2 और 3, 1 और 2, केवल 1, 1, 2 और 3। देखिए, ये जो आपका COP28 है ना, ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच हुआ, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि पहला दूसरा कथन ठीक है आपका। पिछला सम्मेलन था जो, वो क्या था? वो अल शेख मिस्र में हुआ था। COP28 का उद्देश्य को मैंने पढ़ाया हुआ है, एक दो चीज़ें समझ लीजिए। जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वृद्धि, जो वैश्विक तापमान है वो वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए वैश्विक समाधानों की पहचान करना, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने भी इसमें भाग लिया है। ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, दुबई जलवायु समझौते की प्रमुख बातें कुछ थी, जैसे हरित ऊर्जा को वर्ष 2030 तक 3 गुना और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना किया जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है, पहला और दूसरा, यहाँ पर यानी कि बी, तीसरा गलत है। क्यों गलत है ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ऐसा क्या है, तीसरा कहाँ होने वाला है। COP29 2024 में नहीं अगर हो रहा है, या जापान में नहीं हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा शुरू किया गया, पहले ये समझिए। जर्मन वॉच, मैंने बताया था, न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से। इसमें शामिल कुल देश कितने? 63। ठीक है। एक दो चीज़ें समझ लीजिए, जैसे विश्व के इसमें क्या कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र UNEP के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इस सूचकांक में डेनमार्क आपको याद होगा शीर्ष स्थान पर था। ठीक है, इसके बाद इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो 7वां स्थान है, ये भी करेक्ट है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, माफ़ी चाहती हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर कह रहे हैं कि
ये जो दूसरा है ना वो पूरा करेक्ट है। ठीक है, ये कह रहे हैं ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नहीं बल्कि जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। याद रहेगा, ऑप्शन बी है। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट को, लियोनेल मेसी को, व्लादिमीर जेलेस्की को और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन द्वारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अमेरिकी पत्रिका टाइम जो है उसके द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। ठीक है, और एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया? अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल जो खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी को दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्लियर है? अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुनाव में सर्वाधिक वोट प्राप्त कर पुनः चुना गया है? भारत, ब्राज़ील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए 1 दिसंबर 2023 को चुना गया लंदन में, और फिर से चुना गया। भारत सर्वाधिक वोट प्राप्त करके फिर से चुन लिया गया है। और कब तक के लिए है ये? वर्ष 2024 से 25 द्विवार्षिक सत्र के लिए है ये। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि भारत। हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है? यानी कि पुरी मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, श्वेदागोंग पगोड़ा, उनमें से कोई नहीं। देखिए जो अंकोर वाट को है ना 8वां आश्चर्य का दर्जा दिया गया। देखिए किससे संबंधित देश है ये? कंबोडिया से संबंधित देश है कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया में सियम रीप प्रांत में स्थित है। मंदिर का जो निर्माण है वो खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा प्रारंभ किया गया और जयवर्मन 7 द्वारा इसे पूरा कराया गया। मंदिर का जो निर्माण काल है वो 12वीं सदी का है। अगर अंकोर वाट की कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो समझ लीजिए सबसे बड़े धार्मिक स्थल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कई शताब्दियों तक खमेर साम्राज्य का ये केंद्र रहा है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है? इसके बाद ये कह रहे हैं कि सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, साइप्रस और चिली। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब देखिए चिली दक्षिण अमेरिका में ये जो है 95वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का इसको चुना गया है। किसको? दक्षिण अमेरिकी देश जो है चिली, उसको। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो इसमें यहाँ पर कह रहे हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये जो है इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी। इसका हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम, हरियाणा में है। नवंबर 2023 में जारी अनुकूल अंतराल रिपोर्ट यानी कि एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, इसके अनुसार इस दशक में विकासशील देशों में अनुकूल के अनुमानित, यहाँ पर देखेंगे इस दशक में विकासशील देशों में अनुकूलन की अनुमानित लागत प्रतिवर्ष 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। कह रहे कौन से कथन सही है, इसको ध्यान देना है। किसके द्वारा किया गया? UNEP के द्वारा किया गया, UNEP। ठीक है, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। तो पहला कथन तो आपका गलत हो गया, तो कौन सा कथन बचा? दूसरा देखते हैं दूसरा सही है कि नहीं। अब कह रहे हैं इस रिपोर्ट की कुछ बातें हैं उनको देखना है, जैसे कि इस अनुकूलन कार्यों की योजना और वित्त पोषण कार्यान्वयन में प्रगति का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार क्या है? विकासशील देशों की अनुकूलन वित्त आवश्यकताएं अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त प्रवाह से 10 से 18 गुना बढ़ी है। ये पिछली सीमा के अनुमान से 50% ज़्यादा होंगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, यानी कि दूसरा कथन आपका पूरी तरह से ठीक है यहाँ पर। ठीक है, अब इस प्रश्न का ये देखिए ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर पूरी तरह करेक्ट हो जाता है क्योंकि पहला UNDP ने UNEP द्वारा जारी किया गया। अब UNEP की बात है तो आपको क्या करना है? इसकी स्थापना कब हुई है? 1972 में। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर का है नैरोबी, केन्या में है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है नवंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में भारत 49वें स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि किसके द्वारा किया गया है, पहले ये समझना है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा इसको शुरू किया गया, यानी कि पहला कथन तो सीधे गलत हो जाता है। ठीक है, ये 7वां संस्करण है, इसमें कुल 64 देश शामिल हैं और भारत की रैंकिंग की यदि बात की जाए इसमें तो 49वें स्थान पर है। दूसरा कथन आपका पूरी तरह ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, शीर्ष देशों में अगर आप 5 में देखेंगे टॉप 5 में तो USA है, नीदरलैंड है, फिर सिंगापुर, फिर डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड है और भारत 49वें स्थान पर है।
तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कार्यक्रम 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। पहला विश्व हिंदू कांग्रेस वर्ष 2014 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कौन से कथन सही है इसमें? तो इसमें देखेंगे कि ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, पहला कथन ठीक है। 24 से 26 नवंबर के बीच में किसके द्वारा? विश्व हिंदू फाउंडेशन के द्वारा। इसकी थीम क्या थी? जयस्य आयतनम धर्मः, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे कि दोनों कथन यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो करंट अफेयर्स आई दृष्टि की जो क्लासेस हैं उनको देखिए, आप और बेहतर समझ पाएंगे, है ना। हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने पहले समलैंगिक विवाह का कानूनी रूप से पंजीकरण किया? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव। तो नेपाल संबंधित देश है और इसका युगल का नाम था सुरेंद्र पांडे और माया गुरुंग, और नवंबर 2023 में हुआ था ये। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर पूरी तरह करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिंक डाल रही हूँ, जो करंट अफेयर्स आई दृष्टि के लेक्चर्स जो भी आप तक आ चुके हैं, सारे लेक्चर्स हैं, तो यहाँ पर लिंक डाल रही हूँ, उसको भी क्लिक करके आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ कह रहे हैं, यहाँ पर समलैंगिक विवाह की जो बात की जा रही है ना, उसको देखिए। एशिया का ऐसा देश जहाँ समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता यानी कि कानूनी रूप से मान्यता दी गई, कौन सा है? याद रखना है, ताइवान है। भारत के संदर्भ में अगर समलैंगिकता की बात की जाए तो विधिक मान्यता प्राप्त है। समलैंगिक विवाह को विधिक रूप से मान्य नहीं है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? डेनमार्क था, ठीक है। नवंबर 2023 में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस 2023 कहाँ आयोजित हुई? नोम पेन, बैंकॉक, जकार्ता, पोर्ट लुइस, ठीक है। तो 16 नवंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके बाद आप देखेंगे इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, तो जकार्ता में हुई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस कैरिबियाई द्वीप में स्पर्म व्हेल के लिए विश्व का पहला समुद्री, ठीक है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो आप देखेंगे डोमिनिका, सैन साल्वाडोर, ग्रैंड बहामा, सेंट किट्स। तो ऑप्शन ए यानी कि डोमिनिका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 13 से 17 नवंबर 2023 के मध्य दुबई एयर शो 2023 दुबई में आयोजित हुआ। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के दस्ते में 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव शामिल हुए हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देखेंगे दोनों कथन ठीक है, क्योंकि ये दुबई अरब संयुक्त अरब अमीरात में हुआ 13 से 17 नवंबर 2023 के बीच में। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के दस्ते में 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे हल्का लड़ाकू विमान और तेजस और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव शामिल हुए, इसलिए दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 11 से 17 नवंबर 2023 के मध्य एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, कॉपरेशन बैठक सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुई। एपेक की स्थापना वर्ष 1995 में हुई। कह रहे कौन से कथन ठीक है? देखिए कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को USA में हुआ, करेक्ट है ये। अब ये जो कह रहा है, बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। इसकी थीम क्या थी? क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। थीम जरूर याद करना है जिसकी बोली जा रही है। एपेक के बारे में समझिए। बेसिक में ये एशिया प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना 1995 में नहीं बल्कि 1989 में हुई थी और मुख्यालय का है सिंगापुर में। इसके कुल सदस्य कितने हैं? 21 हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2023 में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली, वियना, रियाद, अबू धाबी। तो ये आपकी जो है कहाँ पर हुई है? ये ओपेक सचिवालय इसका कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में है। तो पहले तो ये समझ लेना, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ये सह अध्यक्षता की ओपेक के महासचिव हैतम अल गैस और भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। और इसकी जो अगली उच्च स्तरीय बैठक है वो 2024 यानी कि इसी वर्ष में आयोजित भारत में होगी। ओपेक के बारे में यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, ठीक है। ओपेक, OPEC, ओपेक जो है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना जो 1960 में बगदाद में हुई थी। मुख्यालय का वियना ऑस्ट्रिया में है। जहाँ जहाँ बेसिक बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन भी करेक्ट है। 8 नवंबर 2023 को जारी QS, ठीक है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा कथन इसमें से सही है? देखिए ये 16वां संस्करण है, ठीक है। रैंकिंग्स में शामिल कुल संस्थान विश्वविद्यालय 856 है
और रैंकिंग में शीर्ष 5 स्थान जैसे चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी है, हांगकांग आप देखें द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, ठीक है। 750 एशियाई शिक्षा संस्थानों विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्यों ठीक होगा? क्योंकि ये बॉम्बे रैंकिंग जो है शीर्ष स्थान पर है। तो 750 एशियाई शिक्षा संस्थान नहीं है, बल्कि अभी मैंने बताया इसमें कितने हैं, यहाँ पर 856 है, इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। हाल ही में जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट में 192 देशों और क्षेत्रों ने टीबी मामलों का डेटा रिपोर्ट रिपोर्ट किया है। वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी। कौन से कथन सही है? तो ये किसके द्वारा लाया जाता है ये रिपोर्ट? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहली चीज, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 192 देशों और क्षेत्रों में से टीबी मामलों का डेटा रिपोर्ट किया गया है। कोविड-19 के बाद 2022 में एक एकल संक्रामक रोग से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण टीबी रहा है और 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी, ठीक है। देखा जाए तो दोनों कथन आपके पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला है नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? लंदन, कोपेनहेग, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली में। तो ये आपका 6 से 8 नवंबर 2023 में कोपेनहेग डेनमार्क में। इसका मुख्य विषय क्या था? टॉर्चर एंड अदर्स ट्रीटमेंट द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भाग लिया। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में, तो इसका गठन 1993 के तहत हुआ। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनमार्क में, ठीक है। नवंबर 2023 में द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम 2023 का आयोजित हुआ। नई दिल्ली, द हेग, पेरिस और रोम में। तो ये द हेग में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्य विषय क्या था? ये जो उत्पादन फोरम है, सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम, इसका विषय था इनहेंसिंग एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज। कहाँ हुआ था? द हेग, नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के वकिंघम शायर के वेलेचले पार्क में आयोजित हुआ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ? यूनाइटेड किंगडम के वकिंघम शायर के वेलेचले पार्क में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एक्चुअली दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है नवंबर 2023 में चीन में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट सेवा लॉन्च की गई। इस इंटरनेट सेवा की गति यानी कि स्पीड कितनी? 400 गीगा, आप देखेंगे 400 गीगा विट्स हैं, गीगा का नहीं, गीगा विट्स प्रति सेकंड है। 250 गीगा बिट्स प्रति सेकंड, 1.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड, 1.4 टेराबिट्स प्रति सेकंड है। तो चाइना में हुआ है। इसकी गति जो 1.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये इंटरनेट बनाया है सिंघुआ विश्वविद्यालय, चाइना मोबाइल, हुआवेई टेक्नोलॉजी और सेनेट कॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया है, ठीक है। नवंबर 2023 में भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है आपका कोलंबो में, ठीक है। कोलंबो में हुआ है, श्रीलंका में। इसका मुख्य विषय क्या है? संपर्क वृद्धि, समृद्धि के लिए भागीदारी। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, वियना, सिडनी और रोम। तो आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। कौन सा देश सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? थाईलैंड, भूटान है बाबा, ये टाइपिंग एरर करते हैं ना ये लोग बहुत। भूटान है, ठीक है। चीन और श्रीलंका। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर भूटान में हुआ है। और यहाँ पर किस बारे में कहा गया है? हाँ, भूटान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है। ICN को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1968 में, 1992 में, 1998 में और वर्ष 2001 में। तो देखिए
ये जो है 2001 में जो है लॉन्च किया गया था। और सीसीआई की सदस्यता अवधि जो है 2 वर्ष की है। विशेष तथ्य क्या है, सीसीआई पहली बार आईसीएन के संचालन समिति का सदस्य बना था। ठीक है, ये हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के बारे में देखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बारे में अब देखें तो नेटवर्क में, तो आईसीएन एकमात्र वैश्विक निकाय है जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के लिए समर्पित है, और 2001 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब प्रतिस्पर्धा जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, यानी कि सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये देश की एक विनियामक संस्था है जिसका उद्देश्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 2003 में हुई। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, रवनीत कौर है। ठीक है, अब इस प्रश्न के उत्तर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन डी 2001 है। क्लियर है। अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपका ये सिंगापुर में आयोजित हुआ है। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान किया गया है। इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो आप देखेंगे कि इसमें रैंक प्रदान किए गए कुल देश 125 हैं। ठीक है, और देखेंगे, और इसमें शीर्ष देश कौन से, बेलारूस है, वोस्निया है, चिली है, चीन है, क्रोएशिया है। ठीक है, और इसमें भारत का अगर स्थान कहा जाए तो भारत का स्थान 111वां, यानी कि भारत जीएचआई का स्कोर 28.7 है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर दोनों कथन आपके करेक्ट है। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वां बैठक 2023 कोलंबो श्रीलंका में हुई। इस बैठक में, ठीक है, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो देखिए यहाँ पर ये कहाँ हुई थी बैठक, कोलंबो श्रीलंका में हुई। किसकी अध्यक्षता में, श्रीलंका की। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर कह रहा है कौन से कथन सही है, केवल एक पूरा तरह से सही है, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नहीं, बल्कि आप देखेंगे केंद्रीय विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, केवल एक कथन ठीक है, दूसरा गलत है। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ट्रेन के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन, 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च किया। ये रेल को लेकर इस बार बहुत प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, करेक्ट है ये पहला। ये ट्रेन की अधिकतम गति जो है 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी एकदम करेक्ट है आपका। ये ट्रेन जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी वाडुंग से जोड़ती है। ये भी करेक्ट है। दूसरा कथन गलत है। इस ट्रेन का नाम वुशु रखा गया, कह रहे हैं, लेकिन इस ट्रेन का नाम वुशु नहीं, हूश रखा गया, हूश। ठीक है, हूश ऐसे लिखा मिलेगा आपको, हूश। ठीक है, इसको हूश पढ़ेंगे। ठीक है, और 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूसरा कथन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन बी है, क्योंकि गलत था, पूछ रहे कौन सा सही नहीं है ना। इसके बाद यहाँ देखते हैं 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। सब इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस वर्ष ये पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन एर्नॉक्स को प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं के लिए प्रदान किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वर्ष ये पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाफ फोस्से को प्रदान किया जाएगा। उन्हें ये सम्मान उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर केवल दूसरा कह रहे हैं करेक्ट है। और पहला क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वीडिश एकेडमी स्कॉट होम द्वारा घोषित किया गया है। ये जो पुरस्कार है इस वर्ष नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाफ फोस्से को प्रदान किया गया है। ठीक है, ना कि इनको किया गया, इसलिए ऑप्शन बी यानी कि केवल दो कथन ठीक है। दूसरा कथन है ना, 5 अक्टूबर 2023 को निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई, अबू धाबी, शारजहां, रियाद और नई दिल्ली। ठीक है, तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। सहअध्यक्षता की अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंधक निदेशक शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान, भारत के वाणिज्य और उद्योग पीयूष मंत्री गोयल ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, अबू धाबी। 6 अक्टूबर 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस वर्ष ये पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। ये वह पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला होंगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है
कि 6 अक्टूबर 2023 को द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो द्वारा ये घोषित किया गया, नॉर्वे के द्वारा मतलब। इस वर्ष ये पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकारी कार्यकर्ती नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला होंगी। ठीक है, यहाँ कह रहा है 16वीं नहीं 19वीं महिला होंगी, इसलिए सिर्फ एक कथन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए, क्योंकि 19वीं महिला है, 16वीं नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास चरमपंथी यानी कि आतंकवादी संगठन द्वारा इजराइल पर भीषण हमला किया गया, जिससे दोनों के मध्य पुराने विवाद के कारण संघर्ष का रूप धारण लिया गया। हमास फिलिस्तीन का इस्लामी चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई राष्ट्रों द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ए जो है ना, आप देखेंगे दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमास ने इसराइल पर अप्रत्याशित रूप से आक्रमण किया था 7 अक्टूबर 2023 को। हमास संघर्ष जो इसराइल संघर्ष हुआ है, इसके बाद से ही अब दोनों के मध्य संघर्ष जारी रहा है। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि काफ़ी लंबा चर्चा रहा है, हमने इसको टॉपिक को पूरा उसमें कवर किया हुआ, आप उसमें देखिएगा प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया गया है इसको। 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। अब दो फैक्ट अलग अलग दे रहे हैं, कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ 7 सितंबर 2023 को ये शिखर सम्मेलन। ये सम्मेलन इंडोनेशिया की मेजबानी में संपन्न हुआ। ठीक है, आसियान के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इसमें भारत और आसियान नेताओं के अलावा तिमोर लेस्ते ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इसलिए पहला कथन ठीक है, दूसरा नहीं ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में स्वीडन, ठीक है, इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त है, भारत को 40वां स्थान प्राप्त है। देखते हैं करेक्ट क्या है। देखिए, किसके द्वारा लाया जाता है सूचकांक, पहले समझिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की WIPO के द्वारा। ठीक है, इसमें शामिल देश कितने थे? 132। इसकी थीम क्या थी? इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, 2007 में प्रकाशित रिपोर्ट होने वाली इस रिपोर्ट का 16वां संस्करण है। इस सूचकांक में शामिल है टॉप 5 में देश कौन कौन से? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, यूनाइटेड किंगडम और फिर है आपके सिंगापुर। ठीक है, भारत की स्थिति इसमें 40वां स्थान प्राप्त है, यानी कि 40वां स्थान प्राप्त है भारत को, ये तो करेक्ट है। स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त नहीं है, किसको है? स्विट्जरलैंड को है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को है, ध्यान रखना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि दूसरा कथन ठीक है, पहला गलत है। 29 अगस्त 2023 को नीति आयोग और UNDP इंडिया के मध्य SDG स्थानीयकरण आंकड़ा संचालित निगरानी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के रूप में रेखा को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता ज्ञापन की अवधि कितनी है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, तो दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो 29 अगस्त 2023 को। समझौता ज्ञापन के माध्यम से UNDP नीति आयोग के साथ समर्थन बढ़ाएगा। SDG के स्थानीयकरण विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से आंकड़ा संचालित निर्णय लेने आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रम SDG वित्त पोषण के लिए किया गया और इसकी अवधि 5 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य ये सम्मेलन शंघाई में संपन्न हुआ। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान के रूप में 2024 में संपन्न होगा। ठीक है, कहाँ हुआ 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। पहला कथन गलत हो जाता है। ठीक है, पहला कथन क्योंकि कह रहे कौन सा सही नहीं है, तो इससे पता चल गया पहला तो सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसका विषय क्या था? इसका विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि क्या यहाँ पर पहला वाला कथन ठीक नहीं है, दूसरा एकदम ठीक है। ठीक है, पूछ रहे हैं कौन सा कथन यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखना है हमें, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रैकोमा से मुक्त होने की घोषणा की। इराक की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 50वां देश है। ट्रैकोमा विश्व के में आप देखेंगे, ट्रैकोमा जो है विश्व में अंधेपन, ठीक है, अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रैकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए, इराक ट्रेकोमा मुक्त देश है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 50वां देश हो गया है। ट्रेकोमा विश्व भर में अंधेपन का प्रमुख संक्रामक रोग है और ट्रेकोमा के कारण विश्व भर में लगभग 61.9 मिलियन लोग अंधे या दृष्टिबाधित हैं और ये 42 देशों में से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने इराक को उष्णकटिबंधीय बीमारी ट्रेकोमा से मुक्त करने की घोषणा कर दी है, इसलिए ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन आपके एकदम से यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखेंगे जितने संभावित प्रश्न हो सकते थे जो भी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में दे दिया गया है, एक तरह से कंपाइलेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे आगे वो या तो आर्थिक परिदृश्य पढ़ेंगे क्योंकि इसको भी हमने कवर कर लिया है आईजीएसटी करंट अफेयर्स की बुक में, तो कोशिश करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बन पाते हैं तो 2 वीडियोज़ में, नहीं तो एक वीडियो में ही आर्थिक परिदृश्य को भी पूरा समेकित कर दिया जाएगा। तो फटाफट देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए, लेक्चर्स देखिए, क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको आज शाम को अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, वो इन वीडियोज़ को देखें क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।